नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए हैं और वोटिंग जो टर्नआउट है वो बहुत बम्पर हुई वोटिंग इस बार देखने में आ रही है। तीनों राज्यों की बात कर लें, चाहे असम की बात कर लें, तमिलनाडु की, ओ माफ कीजिएगा, केरला की बात कर लें, पुडुचेरी की बात कर लें, तीनों ही स्टेट में बम्पर वोटिंग हुई है। और बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? क्या सत्ता बदलने वाली है या जो सत्ता में सत्ताधीश हैं वो वापसी कर रहे हैं? जनता उनके काम से खुश है? क्योंकि वोटर टर्नआउट जब बढ़ता है तो उसके कई सारे मायने निकाले जाते हैं। इन्हीं मायने को समझने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। निर्मल यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मंजरी चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही ने कई इलेक्शन कवर किए हैं और बखूबी जानते हैं कि जब वोटर टर्नआउट इतना बढ़ता है तो उसके मायने क्या रहते हैं। मंजरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि असम पर आपकी बड़ी निगाह रही है इस बार चुनावों में। असम में बम्पर वोटिंग हुई है। हिमंता बिस्व शर्मा आ रहे हैं जी। या जा रहे हैं वापस? कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से कुछ अलग खेल कर दिया या हिमंता को डाउन कर दिया? हिमंता ने ऐसा कोई जादू चला है, काला जादू कर दिया पूरी जनता पर असम की कि बल्ले बल्ले हो रही है? थोड़ा समझाइए जरा, ये गणित क्या कह रहा है। स्टेट मिरर के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जितेंद्र, जो आपने कहा कि हिमंता आ रहे हैं कि जा रहे हैं, अब देखिए, जो जनता जनार्दन का फैसला था वो तो ईवीएम में बंद हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें हमें देखनी होंगी कि पिछले अगर 48 घंटों में अगर आप देखें कि जिस तरह से वहां पे चुनाव प्रचार बंद हुआ, जो औपचारिक चुनाव प्रचार था, उसके बाद असम में जिस तरह से एक पूरा का पूरा प्रचार ने आपसी तूतू मैं और उस सब का आरोप प्रत्यारोप का वो लिया बिल्कुल। है, वो पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह का रिएक्शन हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से आ रहा है, उसको देख के लग रहा है कि उनके लिए चुनाव, जो कि 1 डेढ़ महीने तक बहुत आसान था, ऐसा लग रहा था कि रेड कारपेट उनके लिए बिछा हुआ है, वो हम्म। स्थिति थोड़ी बदली है। आप ये देखें कि वहां पे जो कांग्रेस है उसने एक तरह से काफी हद तक कम बैक किया है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देखें कि ये जो हालांकि हमेशा से अगर आप 2014 के बाद से देखें तो आमतौर पे ये माना जाता है कि जो हायर वोटिंग टर्नआउट होता है, पोलिंग हम्म। टर्नआउट, वो हमेशा ज्यादातर मामलों में वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। हम्म। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नहीं भूल सकते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। खास करके हम्म। हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ भी लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है। और आप ये देखिए कि अगर हिमंता बिस्व शर्मा ने पिछले 48 घंटों में, खास करके 24 घंटों में, वो वो झारखंड के देवघर जाते हैं, वहां कल शाम को वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं देवघर, हम्म। उसके बाद वो लौट के आते हैं, आज वो कामाख्या जाते हैं, एक और मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो इतने सहज नहीं है, वो हिंदुत्व भी का थोड़ा सा एक अपने अपना उसको रूप लेके दिखाना चाह रहे थे, कह सकते हैं वो ये। रूप भी दिखाना चाहते हैं, और आप वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आशंकित है। ये हम्म। पहला एक सिग्नल है। दूसरा हम्म। सिग्नल कि जिस तरह से उनके व्यक्तिगत आरोपों को लेकर वो बौखलाए हुए दिख रहे हैं। आप ये हम्म। देखिए कि इससे पहले भी उन्होंने एक दो बार पत्रकारों के साथ उनकी मुठभेड़ बिल्कुल हुई, और बिल्कुल आज बिल्कुल। का ताजिया ताजा मामला यह है कि आप ये देखिए, आज ही एक बड़े चैनल के बिल्कुल पत्रकार ने बिल्कुल। जब उनसे सवाल किया तो तो बिफर गए उन्होंने पूरी किस तरीके तरह से। से जवाब, बहुत बुरी बिल्कुल। तरह से उसको रिएक्ट किया। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो सहज नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहूं कि बीजेपी वहां आश्वस्त नजर आ रही है, और सारी, चूंकि अब वहां सत्ता में है, सारी चीजें उनके हाथ में है, तो उनको थोड़ा सा उसका भी एक जैसे कहते हैं ना कि एक भरोसा है कि हम हम्म। चीजों को, और देखिए जो भी हो, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं तो एक एज होता ही है एज मिलता, मशीनरी को बिल्कुल लेके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। निर्मल जी, साउथ में भी बीजेपी कमल खिलाने का प्रयास कर रही है। एनडीए की सत्ता बचेगी पुडुचेरी में या केरला में भी कुछ हिसाब किताब बना पाएगी बीजेपी? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वहां का जो टर्न आउट है वो तो बिल्कुल आंखें खोलने वाला है पुडुचेरी में। तो क्या सत्ता बदल रही है? कुछ सुगबुगाहट आ रही है आपको? जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये जो विधानसभा चुनाव का वोटर टर्नआउट है, हम दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अच्छी वोटिंग परसेंटेज हमें लगातार बिल्कुल। पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिल होती रही है। है। असम में जैसे कि अभी हमने देखा 7 बजे तक के जो फिगर आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 85% अब तक का टर्नआउट है,
जबकि अगर आप 2021 का आंकड़ा देखें तो असम में 82% के आसपास 2021 में वोटिंग हुई। केरल में भी शाम 7 बजे तक 77% का वोटर टर्नआउट का फिगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। 2021 में 74% के आसपास वहां वोटिंग हुई थी। यानी पिछली बार से हम तीनों ही राज्यों में, पुदुचेरी में और अगर हम देख लें तो 89% का फिगर आ चुका है अब तक का। और अगर आप 2021 की बात करेंगे तो 83% के लगभग जो है वो वोटिंग हुई थी। तो तीनों ही राज्यों में पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा है और पिछले चुनाव की तुलना में ये 3 से 5% तक ज्यादा गया है। और निश्चित रूप इसके से अगर मायने आप क्या देखें निकाले कि जाए निर्मल जी, क्या मायने निकाले जाए, क्या मायने जनता बहुत ने? सारे हो सकते हैं। हाँ। बिल्कुल मायने इसके हैं अलग अलग। हम राज्यों की आधार पर अगर इसकी समीक्षा करें तो असम में निश्चित रूप से मैं मंजरी जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले 10 सालों में 2016 से लेकर आज जब 2026 में हम बात कर रहे हैं तो मैं बहुत हद तक असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में और उनकी बातचीत में मुझे बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप जैसी झलक दिखती है। बड़बोलापन बहुत ज्यादा है उनके अंदर, लेकिन उनको ये समझना था इस बात को कि ये अमेरिका नहीं है, भारत है। और भारत में भी नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका है जहां 34% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं। और 6 बड़ी जो ट्राइब्स हैं वहां पर, जो अभी एससी का दर्जा है उनको, और वो पिछले 10 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं इस बात की कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। ये एक फैक्टर ऐसा हो सकता है इस इलेक्शन में जो 10 सीटों पर असर करेगा। और अगर आप मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो 11 सीटें हैं असम में, टोटल 35 जिले हैं। और अगर 11 जिलों की हम बात करें जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा उसमें पोलराइजेशन इस उसमें बार एक हुआ। चीज निर्मल जी समझने वाली बात होगी कि जहां जो आप जिस मुस्लिम बहुल सीट की बात कर रहे हैं, पहले 34 हुआ करती थी, लेकिन जब स्टेट कमीशन ने उनको घटाकर 24 कर दिया है, जहां वोटर टर्नआउट मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा रहता था, जो मियां मुस्लिम कहते हैं उनको, उनको घटाकर 24 कर दिया गया। कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है इस चुनाव में। देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर इसमें हमें मुझे दिख रहे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी का एक हमारे देश की जो राजनीति है, खासतौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसका एक बड़ा कंपोनेंट है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। हालांकि 2014 के बाद से हम लगातार इस फैक्टर को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। असम भी 2021 में उसका एक जो है वो उदाहरण बना था। लेकिन इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर की प्रोसेस हुई, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इस तरह के जो राज्य हैं उनमें जो है इसकी प्रतिक्रिया कुछ दूसरे ही तरीके से हमें देखने को मिल रही है। एक वर्ग विशेष को ऐसा लगता है कि उनको जो है साइडलाइन करने के लिए या मतदान प्रक्रिया से बाहर करने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। हालांकि पोलराइजेशन दोनों तरफ से होता है। अगर आप असम में देखें तो 1.5% मतदाता हिंदू जो है वो समुदाय के हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो जैसे मंजरी जी ने अभी एक बात कही कि पिछले 2 सप्ताह में, और खासतौर से जब से पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा उनके परिवार के ऊपर, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो अचानक से बैकफुट पर आई है। और इनके पास उतने ठोस जवाब नहीं निकल के आ रहे हैं इनके सामने से, जितने बड़े और शायद यही सवाल जो कारण है है इनके कि ऊपर जो लागे गए। जो जो छटपटाहट नजर आ रही है वो दिख रही है। मंजरी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं आप ये देखिए ना कि अब अमूमन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा सीएम, बीजेपी ने जिस पे जितना भरोसा जताया, आप ये देख लीजिए इस पूरे चुनाव में, और खास करके जैसे जैसे पोलिंग का दिन नजदीक आता गया, इस पूरी लड़ाई में हेमंता जो है वो अकेले खड़े दिखाई दिए। अकेले खड़े थे, बीजेपी बिल्कुल। का ना तो राष्ट्रीय कोई नेतृत्व और ना ही जो प्रांत स्तर का कोई नेतृत्व है उनके अलावा किसी ने भी उनके बचाव में नहीं उतरे। और और उनपे तमाम तरीके से हमले हो रहे हैं और वो भी पलटवार कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक तरफ वो राहुल गांधी पवन खेड़ा को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको क्रिटिसाइज करके दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कहाँ की कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, कैसी कौन है कांग्रेस, पवन खेड़ा। बिल्कुल। और अगले ही सेंटेंस में वो बोलते हैं वो तो भगोड़ा है। तो आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हिमंता के लिए वहां चीजें इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात, अभी निर्मल जी जो कह रहे थे कि ये बात सही है कि जो परिसीमन हुआ है और उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जो संरचना है उसमें बदलाव आया है। बदलाव आया है। उनकी संख्या काफी कम हुई है और उसमें एसटी लोगों को पहले जो वहां का पहले जो 34 सीटें हुआ था करती थी, उनको, बाद में 24 हो गई हैं वो घटकर। जी, तो उसमें हुआ ये है कि उसमें
उन्होंने संरचना ऐसी हुई कि उसमें आदिवासियों को, जो वहां के लोकल लोग थे, उनका बढ़ा दिया गया, ताकि ये माना जा रहा है कि ये जो नया पुनर्गठन के बाद हम्म कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्वरूप निकल के आया है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिख रहा है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को भी, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि वहां मुस्लिमों की तादाद भी अच्छी खासी है, और वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो उनका प्रदेश लीडरशिप है, वो तो मियां भाई कह के बाकायदा उनके खिलाफ अपना एक, उनके प्रति अपना एक जैसे कहते हैं ना कि भाव दिखाई चुके हैं, और वो हर जगह कहते हैं कि सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो ये भी माना जा रहा है कि पोलराइजेशन, लेकिन जो जितेंद्र मैं बताऊं, वहां जो अपने साथी लोग गए, मेरी उनसे कई लोगों से बात हुई है, पोलराइजेशन की नौबत, मतलब पोलराइजेशन की स्थिति तो है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो हिमंता के खिलाफ इस तरह के आरोप सामने आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर ये एक चर्चा बड़े पैमाने पर छेड़ दी है, और उनके भ्रष्टाचार को लेकर आम जनमानस में बातें हो रही हैं। और जब ये बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है, आप ये देखिए, वो कहीं ना कहीं वोटर के जो नतीजे होते हैं उनके फैसलों पे भी दिखाई देता है। तो बिल्कुल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के पास बढ़त है, लेकिन चुनाव के एन पहले तक, एन मौके पर जिस तरह से हिमंता के खिलाफ वहां माहौल बनना शुरू हुआ, वहां माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान बीजेपी को मतलब उठाना पड़ जाए। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी रही कि पर्सनल अटैक करके कहीं ना कहीं जो पर्सनल कांग्रेस अटैक किया, चाहे पवन खेड़ा की तरफ से हो या दूसरे नेताओं की तरफ से, वो कहीं ना काम करता नजर आ रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि इसी कारण से जो हिमंत बिस्व शर्मा है वो इतने एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और जो बयानबाजियां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है, और जनता ने कहीं ना कहीं इसका संज्ञान उनके लिया लिए है? प्रॉब्लम बन रही है। और आप ये देखिए ना कि कांग्रेस ने बहुत ही अब ये कांग्रेस की जो चाल है, ये रणनीति है, इसका ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने बहुत सधे हुए, बिल्कुल आप ये देखिए कि लास्ट के 3-4 दिन तक जाके तब उन्होंने ये पर्सनल अटैक किया, और हम्म। ऐसे समय में अटैक किया कि कांग्रेस भी समझ रही थी कि वो समय बिल्कुल ऐसा आ चुका है कि वो कितना भी चाहे वो इसकी भरपाई नहीं कर सकते। जैसे फायर फाइटिंग होती है ना, फायर हम्म। फाइटिंग का मौका नहीं दिया। तो ऐसा हुआ था बिल्कुल। कि वो शायद अपने तरकश में तीर संभाल के बैठे हुए थे, और उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और सही समय का इंतजार करके उन्होंने बिल्कुल लास्ट, जैसे कहते हैं ना, एन मौके पे आके ये इतना बड़ा एक हमले की पूरी वो बनाई। आप खुद देखिए कि राहुल गांधी लगातार, वो उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश में जो सबसे भ्रष्ट सीएम है वो वो हिमंता के हिमंता लिए बिस्व उन्होंने शर्मा। कहा। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं, और उसके पलट के उसके जवाब में हिमंता कहते हैं कौन कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस। तो आप ये देखिए कि हिमंता और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो कई लेवल पे आ रही है। वो निर्मल जी, क्या लड़ाई लग रहा है सिर्फ आपको? मंजरी जी बात कह रही है कि जिस तरह के पर्सनल अटैक उनके ऊपर किए गए, कहीं ऐसा नहीं कांग्रेस के ऊपर बैकफायर कर गए हैं, और गुस्सा जनता ने वोट के जरिए निकाला हो कि इतना बड़ा टर्नआउट दे दिया, और हो सकता है कि कांग्रेस के प्रति गुस्सा निकल गया हो उनका कि नहीं, हिमंता को जिता के लाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा की जो पॉपुलैरिटी थी असम में, सब जानते हैं, बहुत पॉपुलैरिटी थी। और जो बात मंजरी कह रही है, हो सकता है वो सही बात हो, कोई आखिरी में तर्कश में जो तीर था वो चलाया उन्होंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैकफायर कर गया हो, और जनता ने कहीं ना कहीं उनको ये सबक सिखाने के लिए कि आप हमारे सीएम के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, खूब बढ़ चढ़कर वोटिंग की बीजेपी को। क्या ऐसा भी हो सकता है? थोड़ा सा हम लोगों को हमारे जो समाज का ताना बाना है उसको समझना पड़ेगा। हम्म दो बातें हैं इसमें। एक तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रही है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले ही कांग्रेस को ये सारे फैक्ट्स मिले हों। ये बहुत बिल्कुल। पहले से, अगर आप कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब बात करेंगे तो ये पता चला है कि ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, ये जुटाने का काम पिछले 2-3 महीने से लगातार चल रहा था। इसे हम्म मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, तो 2-3 स्तरों पर बीजेपी के साथ में एक तरह से बीजेपी की गलती इसमें रही है कि इतना बड़ा एक तरह से उजागर होना एक बड़े कांड का, और बीजेपी को ये पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है। हम्म। टाइमिंग उसकी इतनी अच्छी रही कि बीजेपी को इसका जवाब देने का भी एक तरह से पूरी तरह से मौका मौका नहीं मिला। नहीं मिला। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एनडीए और बीजेपी की तरफ से जो चूक हुई है वो ये कि पार्टी की लीडरशिप ने हेमंता शर्मा को जो है एक तरह से उनके हवाले छोड़ दिया। किसी हम्म। ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया, तो क्योंकि वन ये मैन आर्मी सिर्फ की तरह वो लड़ रहे थे देखा जाए तो।
अगर आप देखें ये हेमंत विश्व शर्मा पर अटैक नहीं था, ये केंद्र सरकार पर भी अटैक था, क्योंकि पासपोर्ट का जब मामला होता है तो विदेश बिल्कुल। मंत्रालय सीधे तौर पर हालांकि स्पष्टीकरण इन्वॉल्व उसमें होता आया है, उसमें स्पष्टीकरण दूतावासों है। से जी आया है कि जो हमारी तरफ से ऐसा कोई भी पासपोर्ट इशू नहीं करा गया है। चाहे वो इजिप्ट की बिल्कुल। बात कर ले या जॉर्डन की बात कर ले, जहां के भी पासपोर्ट उन्होंने दिखाए थे, उनकी एम्बेसी ने इस जी बात को जी क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन क्लैरिफिकेशन बिल्कुल। देने से क्या लगता है कि वो जो बात कही जा रही है धुल गई होगी, गायब हो गई होगी? नहीं 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 नहीं, आप अगर देखें कि जब एम्बेसीज की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आए, उसके बाद रिएक्शन क्या होती है या एक्शन क्या लिया जाता है? एक्शन ये होता है कि असम पुलिस दिल्ली में जाकर पवन खेड़ा के घर पर छानबीन करती है। हम्म। ये एक्शन जो है वो जनता में कुछ दूसरा ही मैसेज देता है। इसमें बिल्कुल एक्शन ये होना चाहिए था कि केंद्र सरकार की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल थी, बिल्कुल। वो अगर करते, और पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी इस बात का स्पष्टीकरण आता, और हेमंत विश्व शर्मा इस तरह की बयानबाजी करने से बचते, तो शायद जनता के बीच में वो संवेदना या वो सिंपैथी उनको मिलती जिसकी आप बात कर रहे हैं। बैकफायर करने वाली जो बात होती है हम्म। कि आरोप जो है कांग्रेस के वो बैकफायर कर जाते, यानी उल्टे उन्हीं पर उल्टे पड़ जो है जाते वो हैं, असर बिल्कुल। डालते। हम्म। तो ये परिस्थितियां, तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अगर आप देखें तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिसमें हेमंत विश्व शर्मा ने अपने स्तर पर, क्योंकि पार्टी ने ऐसा नहीं है उनसे सवाल जवाब नहीं किया हम्म। होगा, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल निश्चित रूप से पूछताछ हुई होगी जब ये आरोप लगाए गए कि आपके पास अपने बचाव में क्या तर्क है और कैसे आप इसका बचाव करेंगे। क्योंकि लीडरशिप, असम की लीडरशिप, वो चाहे सरकार की हो या पार्टी की हो, चुनाव की पूरी कमान हेमंता के ही हाथ में थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में पार्टी सीधे तौर पर दखल देती, इससे बेहतर होता कि हेमंता से पूरा सलाह मशवरा किया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए ये इसकी कमान अपने हाथ में ली होगी। और यही वजह रही कि इसके बाद में जितना भी जो कुछ भी घटनाक्रम हमने देखा, उसमें हेमंता ही आगे रहे, पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। लीडर उसमें सामने नहीं आया। तो मंजीत जी निश्चित अगर रूप हम, से जी जी जी। मायने हैं। और बैकफायर की जो बात है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बीजेपी को जो है फायदा पहुंचाएगा। नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जनता में जो है हमारे यहाँ जब पर्सनल अटैक होता है या किसी की हम्म। जो भ्रष्टाचार या ईमानदारी को लेकर जब सवाल उठते हैं, तो फिर जनता उस चीज को बहुत ही गंभीरता से देखती गंभीरता है। से लेती और है। ये मामला कुछ ऐसा है कि असम में पोलराइजेशन का जो दौर था वो हमने होते हुए देखा है पिछले हम्म। 2016 से लेकर 2021 में। और बिल्कुल बिल्कुल। हेमंता को जस्ट लाइक एस सीएम योगी की तरह वहां पर पेश किया गया था हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर। और हम्म। वो एक तरह से उनकी यूएसपी थे, बीएसपी की यूएस में, बीजेपी की जो है वो असम में एक हम्म। यूएसपी के तौर पर उनको खड़ा किया गया था। और अगर उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया जा पा रहा है, तो ये एक बड़ी नाकामी है और इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, और बिल्कुल खास तौर से जिम्मेदारी लेनी चुनाव से पड़ेगी। ठीक। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मंजरी जी मैं आपसे थोड़ा साउथ को लेकर चलते हैं। साउथ में भी हम देख रहे हैं कि दोनों जगहों पे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन सुधारने की कोशिश कर रही है। पुडुचेरी में तो जो हाईएस्ट टर्न वोटर टर्नआउट जा रहा हम देख रहे हैं कि 90 तक चला जाएगा। केरला में बात करें तो वो भी शायद 80 क्रॉस कर जाएगा। साउथ में क्या लग रहा है आपको कि केरला की अगर बात करें, क्योंकि केरला कांग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है। प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं, उससे पहले राहुल गांधी थे। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता केरला से आते हैं। वहां क्या स्थिति नजर आ रही है आपको कि इतना वोटर टर्नआउट अगर वहां पर हुआ है तो वहां के हम क्या मायने निकालेंगे? मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, सामान्य तौर पे अगर जितेंद्र देखा जाए तो हमेशा जो हायर वोटर टर्नआउट होता है उसको माना जाता है कि वो सत्ता के खिलाफ होता है, जो भी वहां सरकार में होता है उसके खिलाफ होता है। तो क्योंकि वो जब एक होता है ना कि लोगों की जो नाराजगी है या लोगों का संतोष है, वो अपना कैसे जाहिर करते हैं, वो मतदान के जरिए, अपने वोट के जरिए ही चोट करते हैं। तो हम्म अब ये जो इतना बड़ा है इसको ये माना जा सकता है। और दूसरी बात है, वहां 10 साल की लेफ्ट सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसके साथ भी देखा जा रहा है। लेकिन हमें वहां पे ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है, उसे उठाना भी चाहिए और वो उठाना भी चाहती है। लेकिन कांग्रेस की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां जिस तरह से आपसी प्रतिद्वंदिता नेताओं की बनी हुई है, अब वो लास्ट मोमेंट तक उन्होंने कितना उसको मैनेज किया, कितना जो बड़े नेता हैं, बड़े हम्म। चेहरे हैं, उसको कितना अपनी निजी स्वार्थों को पीछे रख के एक सामूहिक उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगर कांग्रेस ये करने में सफल हो गई तब हम्म तो ये माना जा सकता है कि ये उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन वहां सुनने में ये भी एक आ रहा है, चर्चा ये मिल रही है कि बीजेपी ये समझ रही है कि हम तो अभी इस बार नहीं
कुछ बड़ा हम नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। बीजेपी की कोशिश वहां ये है कि वो कांग्रेस को आने से रोके, क्योंकि अगर कांग्रेस केरल में आ जाती है तो उसके लिए ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा, कर्नाटक के बाद केरल जो है एक हम्म। बड़ा राज्य, पड़ोस का राज्य अगर उसके हाथ में आ जाता है, और फिर साउथ में तेलंगाना में खुद उसकी सरकार है, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट है कांग्रेस का, साउथ इंडिया या दक्षिण भारत हुआ करता था, वो धीरे धीरे फिर उस तरफ बढ़ेगी और दोबारा से बीजेपी रिवाइव हो किसी जाएगा। भी, हाँ रिवाइव होगी। और बीजेपी ये नहीं, कतई नहीं चाहती है कि कांग्रेस वहां मजबूत हो। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है या बीजेपी की मंशा यहाँ है कि वहां लेफ्ट रिपीट हो जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। निर्मल भाई, पुडुचेरी छोटा सा राज्य है, भले छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां पर दिग्गज खड़े हुए हैं। हमने देखा कि एनडी की सरकार वहां पर थी, बीजेपी वहां पर कोalition गवर्नमेंट में बनी हुई है। क्या आपको लग रहा है इतना बड़ा वोटर टर्नआउट, 90 के क्रॉस करना, जो एक साउथ के बड़े सुपरस्टार विजय थलापति उनकी पार्टी वो चुनाव लड़ रही है, क्या ये उसका इफेक्ट है या एक बदलाव की बाहर हमें देखने को मिलेगी वहां पर? क्या लग रहा है आपको? जी, पुदुचेरी को अगर आप देखें तो 30 सीटें हैं और मात्र 10 लाख, 10.25 लाख के आसपास वहां वोटर हैं। आबादी है। तो इस लिहाज से 89% जो है, और दूसरा बहुत ही साक्षर शिक्षित राज्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल। बहुत ज्यादा अप्रत्याशित उसमें नहीं देखता हूं कि माने हमारे लिए दिल्ली में बैठकर ये लगता है 89% वोटर टर्नआउट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन आप वहां की अगर डेमोग्राफी को देखें तो ऐसा होता रहा है पहले भी। हम्म। पिछले चुनाव में भी आप देखें 83% वोटिंग वहां पर हुई थी। इस बार जो है ज्यादा वोटिंग का होना, जो आप कह रहे हैं कि 2-3 फैक्टर वहां पर है, बिल्कुल है। और बीजेपी की तरफ से भी पूरी एक तरह से ताकत झोंकी हुई है कि पुदुचेरी हाथ से न जाने पाए। न जाने पाए। और चूंकि एक बड़ा फैक्टर उसका ये भी है कि वहां से अच्छा खासा एक मैसेज वो साउथ के दूसरे राज्यों में दे सकते हैं, क्योंकि भले ही अगर आप देखें कि केंद्र शासित क्षेत्र है और सत्ता सरकार वहां एक बहुत छोटे लेवल पर काम करती है, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली जैसा भी इंपॉर्टेंस पुदुचेरी को नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम्म। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। दिल्ली सरकार को ज्यादा एक तरह से वेटेज मिलता है। लेकिन फिर भी पुदुचेरी से बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करना ये बहुत आसान हो जाता है। और जैसा कि मंजरी जी ने भी कहा कि साउथ में बीजेपी अपनी जड़ों को मजबूत करने की जो कोशिश कर रही है, उस दिशा में भी अगर आप क्योंकि देखें देखिए तो पुडुचेरी से बीजेपी के लगा लिए हुआ ही बड़ा। तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार हाथ पांव मार रही है, और वो चाहती है कि वहां पर अपनी जमीन को मजबूत किया जाए। और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि पुडुचेरी अगर उनका से निकलता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तमिलनाडु पे पड़ेगा। मंजरी जी, फाइनल काउंटर आपकी तरफ से कि आपको क्या लग रहा है, पुडुचेरी में क्या बदलाव नजर आ रहा है या दोबारा से रिटर्न करेगी एनडीए सरकार? देखिए, जैसा कि बीजेपी की कोशिश तो यही है कि रही है कि वो किसी भी तरह से पुडुचेरी, जो उनके लिए उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, कि पूरे साउथ में कर्नाटक को छोड़ा जाए जहां पे उनकी हम्म। सरकार रही है। ये पुडुचेरी ही एक ऐसा छोटा सा ही भले केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो हम्म। कम से कम वहां उनकी स्थिति ये है कि वो अपना एक, बीजेपी कह सकती है कि ये हमारा राज्य है, तो हमारा इस राज्य है। स्थिति में प्रतीकात्मक रूप से भी वो उसको नहीं निकलना चाहेगी। भले ही कोalition दूसरी बात गवर्नमेंट मैं में है, वो आपको, गठबंधन सरकार में है वहां पे। भाई कोaliशन गवर्नमेंट रहे लेकिन उनका कम से कम एनडीए की सरकार तो है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात है बिल्कुल। जितेंद्र, कुछ बहुत ही रोचक चीजें आई कि भले ही वो सबसे पढ़ा लिखा केरल की तरह वो बहुत पढ़ा लिखा वो है। मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े में दिखा रही थी कि मैं 2021 के जब चुनाव का वो मैं देख रही थी कि हम्म। जो भी जो जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग हैं वो ही वोट देने के नाम पर ना, वो सबसे कम उनकी जो सक्रियता है नजर आती है। मैं बिल्कुल। आपको बताऊं कि 2021 में असम में जहां 82.02% वोटिंग उसका वो रहा था, तब हम्म। गुवाहाटी में सबसे कम परसेंटेज वोटिंग जो रहा था वो 71.4% था। हम्म। केरल में 75.75 था। वह तो तिरुवनंतपुरम में सिर्फ 62.99% था। पुडुचेरी में जहां ओवरऑल 83.28 था, तो वहां जो राजभवन का इलाका है वो जो सबसे उनका इंपॉर्टेंट है, वहां गवर्नमेंट इलाका है सेवेंटी जो थ्री वहाँ का। पॉइंट हम्म। 93% था। अब मजे की बात आपको बताऊं कि इन्हीं राज्यों में जो हाईएस्ट वोटिंग जिन जगह पे हुई, वो बड़े शहर और कोई बड़े इलाके नहीं थे। छोटे तो कस्बे देहात के दस इलाके होंगे। परसेंट का जो हाँ 10% का जो स्विंग है, वो उनकी ओवरऑल जो टर्नआउट होता है उससे 10% राजधानी में इंपॉर्टेंट जगह में कम दिखाई देती है, बल्कि दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें 10%
जो वो होता है वो ज्यादा दिखाई देता ज्यादा है। दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि जो पढ़े लिखे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उतने ही एक्टिव हो बिल्कुल अपने बिल्कुल। जो एक नागरिक दायित्वों के प्रति। दूसरी बहुत मजेदार बात ये है, एक चीज, अगर आप पूरे दिन के खबरों पे वो दिया हो, तो आज दो जगह बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में आपस में झड़प हुई। झड़प हुई है। एक झड़प हुई आसाम में, जिसमें तकरीबन 25 से 27 लोग घायल हुए, और दो लोग जिसमें सीरियस है। और दूसरी जो झड़प हुई वो पौंडीचेरी में हुई। वहां पे भी कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते दिखाई दिए, और वहां पे फिर लाठीचार्ज हुआ। तो हम्म। ये जो दोनों घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि इन दोनों जगह पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये राज्य, जहां आमने सामने की टक्कर है, बिल्कुल वहां कितने अहम है। अहम और है बिल्कुल। समर्थक आपस में मार पिटाई तक, झड़प तक सामने आ जाते हैं, उन तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भले ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा हो, लेकिन ये कह देना कि किसके पक्ष में वोट हुआ है बड़ा मुश्किल है। और सभी तरह, चाहे असम की बात कर लें या पुडुचेरी की बात कर लें, केरला की बात कर लें, तीनों ही जगह पर बीजेपी ने पूरा अपना दमखम लगाया, क्योंकि असम में तो उनकी साख की लड़ाई है, वहीं पुडुचेरी उनको बचाना है, और केरला में कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं कि कमल हमारी तरीके से किस तरीके खेल जाए। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से असम में चुनौती बहुत कड़ी दी है आखिरी दो केरल में दिनों में। बीजेपी की कोशिश है कि भले ही कमल ना खिले लेकिन हाथ को रोक दो। हाथ को रोका जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और लेकिन असम में तो खैर वो ऐसा रोकते हुए नजर नहीं आ रही हैं। कुल मिलाकर आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी शेयर करने के लिए, कि वोटिंग परसेंटेज इतना बड़ा है, क्या कुछ मायने हैं उसको दर्शक जरूर समझेंगे, और कहीं ना कहीं ये दिखेगा आने वाले रिजल्ट पे कि आखिर जो टर्नआउट इतना बड़ा है किसके पक्ष में गया। शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत जुड़ने के लिए।